Hey guys, this is Faisal Khan and I welcome you all to the Geokhan Geology app. In this video lecture, we will discuss the anionic complexes upon which we are relying to classify the minerals into different mineral groups like phosphates, sulfates, oxides, silicates, etc. And we will cover the silicate structures. और सिलिकेट स्ट्रक्चर से आपका जो क्वेश्चन आता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, डिस्कस द वेरियस सिलिकेट स्ट्रक्चर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका थोड़ा सा और एलोबरेट करेगा पेपर को, तो वो ये बोल देगा कि भी सिलिकेट स्ट्रक्चर डिस्कस करो जिसके अंदर सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो बताना है, नंबर ऑफ शेड ऑक्सीजन बताना है, टिपिकल एग्जांपल बताना है और सिलिकेट स्ट्रक्चर का जो डायग्राम है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में प्लॉटिंग पढ़ा था। उस प्लॉटिंग में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन और रीकैलकुलेशन। नॉर्मलाइजेशन और रीकैलकुलेशन का कंसेप्ट क्या है उसको अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ए, बी और सी तीन कंपोनेंट दिए हुए हैं। यह आपका 30% है, यह आपका 50% है और यह भी आपका 50% है। ठीक है, नाउ जब अपन ट्राइंगुलर प्लॉट की बात करते हैं तो उसमें ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर टोटल 100 नहीं दिया हुआ तीनों का सम और मोर देन 100 और लेस देन 100 दिया हुआ है, देन हाउ वी सपोज टू प्लॉट दीज थ्री कंपोनेंट्स ऑन ए ट्राइंगुलर प्लॉट डायग्राम। अब यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करो कि हमें इसको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा सा रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे किया जाता है? सिंपली आप क्या करेंगे, आपको टोटल जो सम है वो 100% लेके आना है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे वो टोटल सम जो है वो 130 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए का जो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? 30/130 इंटू 100 आ गया ए की वैल्यू। बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 50/130 इंटू 100। सी के लिए अगेन ये करेंगे 50/130 इंटू 100। ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे वो वैल्यू एग्जैक्टली आपका जो तीनों का, मान लो कि इसकी वैल्यू A1 आई, इसके वैल्यू B1 आई, इसकी वैल्यू C1 आई। अब A1 प्लस B1 प्लस C1 करोगे तो वो 100% के आसपास ही आएगा। आपके पास में कैलकुलेटर है, ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में हम उसको बहुत आसानी से प्लॉट कर देते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, उस होमवर्क में मैंने बोला था कि आपको ये प्लॉट करके बताना है। क्या? A 60 है, B 10 है और C आपका 30 है। ठीक है, तो इसको प्लॉट करने का बहुत ही आसान तरीका है। A 60 है, A 60 कहाँ पे? इस लाइन के अलोंग आपको A 60 मिलेगा, मतलब आपका जो ये प्लॉट होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा। B 10 है तो B 10 आपको पता है किस लाइन के ऊपर होगा? इस लाइन के ऊपर B 10 होगा। अब ये और ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपका कोई पॉइंट होगा, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ होगा ये C डिटरमाइन करेगा। C30, तो C30 आपका, ये C10 है, ये C20 और ये C30, तो ये आपका तीनों इंटरसेक्ट करेंगे और ये आपका प्लॉट हो जाएगा पॉइंट P। ठीक है, तो ये पॉइंट P क्या इंडिकेट कर रहा है? A60, B10 एंड C30, राइट। तो ये बेसिकली आपको प्लॉटिंग का काम करना है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करना है क्योंकि हमें उसके बेसिस पे मिनरल्स को क्लासीफाई करना है। ठीक है, अब मिनरल्स को क्लासीफाई अपन एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि हम पेट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं कि मिनरल किस रॉक के अंदर उसकी अक्रेंस आ रही है उसके बेसिस पे उसका नोमेनक्लेचर नहीं हो सकता, उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। क्योंकि सेम मिनरल जो है वो इग्निस रॉक के अंदर भी हो सकता है, मेटा के अंदर भी हो सकता है और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर भी हो सकता है। और जो हमारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दैट इज द क्रिस्टल्स के बेसिस पे भी अपन क्लासीफाई मिनरल्स को नहीं कर पाते हैं बहुत एक्सेप्टेबल मैनर में। उसका भी रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि क्रिस्टल्स जो है वो आपके यूहेड्रल, सबहेड्रल, एनहेड्रल टेंडेंसी के होते हैं। तो सेम ही मिनरल के क्रिस्टल जो है वो वेल डेवलप्ड भी हो सकते हैं, पार्शियली डेवलप्ड भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही डेवलप नहीं हुए। तो अब इन सब चीज़ों को कॉप अप करने के लिए, सबको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं कि यूनिवर्सल मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसके अंदर एक डेफिनेटिव पैटर्न अपने को देखने को मिलता है। वो पैटर्न क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। और यहाँ पे आपका जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स जो है उसके बेसिस पे अपन रिलाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास में सिलिकेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सिलिकेट्स हैं, ये सल्फाइड्स हैं, ये ऑक्साइड्स हैं, ये फॉस्फेट्स हैं, ये सल्फेट्स हैं, ये आपके कार्बोनेट्स हैं, नेटिव फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, फिर जैसे आप देखेंगे कि
मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का। आप समझो आपके पास में एक पैटर्न कैसे अपन पकड़ सकते हैं उसको आप समझने की कोशिश करो। आपके पास में एक सिलिकेट है Si4 ठीक है। अब ये एक आपके पास में एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। कैसे कर सकते हैं, एक पैटर्न समझने की कोशिश करो। यहाँ पे -4 वैलेंसी है। अब ये -4 वैलेंसी जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होगी तब तक क्या रहेगा, ये अनस्टेबल रहेगा। जैसे न्यूट्रलाइज हो गया, स्टेबल हो गया, उसके बाद में इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये -4 जो है ये कौन सेटिस्फाई कर सकता है, ये या तो आपका +2 हो कोई, है ना, मतलब +2 चार्ज वाले कोई 2 हो, या +3 का चार्ज 1 और +1 का चार्ज 1 हो, है ना, या फिर आपका +1 का एक चार्ज हो या +3 का एक चार्ज हो, या सिंपली +2 के 2 चार्ज हो। तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास में एक मैग्नीशियम कैटायन था, इसकी वैलेंसी 2+ थी, और आपके पास में 2 मैग्नीशियम है, तो टोटल वैलेंसी कितनी हो गई, +4 हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं Mg2SiO4 जोड़ दूं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फेराइड बोलते हैं। ठीक है, फॉस्फेराइड, समझ में आ गई बात। फिर आपके पास में मान लो कि आयरन Fe2+ था और ये भी 2 थे, तो टोटल वैलेंसी कितनी होगी, 4 हो गई। तो यहाँ पे Fe2+ करेंगे, ये SiO4 आ गया, इसका आपका नाम होता है फाइलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, SiO4 लास्ट में आ रहा है। ऐसे आप देखेंगे कि एक Mg आ गया, एक Fe आ गया, और फिर आपका SiO4 आ गया। तो इसकी जो 4- वैलेंसी थी वो सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको आप बोलते हैं ओलिविन। फिर मान लो कि एक SiO4 जो है वो दूसरे SiO4 से जुड़ता है, किसके थ्रू, बाय शेयरिंग द ऑक्सीजन ऑफ इट्स 1 टेट्राहेड्रा। तो ये Si2O6 बना। ठीक है, ये Si2O6 में एक और डेफिनेटिव आपको क्या मिलेगा, पैटर्न मिलेगा। ऐसे Si2O7 हो सकता है, Si4O10 हो सकता है, Si4O11 हो सकता है, सिंपली SiO2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या है कि एक डेफिनेटिव केमिकल क्या बोलते हैं, पैटर्न देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास में कार्बोनेट्स हैं। ठीक है, आपके पास में क्या है, कार्बोनेट्स हैं। कार्बोनेट्स बोले तो CO3 2-। अब ये माइनस की 2 वैलेंसी है, इसको सेटिस्फाई करना है तो कौन कर सकता है, फॉर एग्जांपल Ca2+ कर सकता है, Fe2+ कर सकता है, Pb2+ कर सकता है ना। तो आप देखेंगे कि PbCO3 है, ZnCO3 है, CaCO3 है ना, FeCO3 है ना। तो ये आपका कैल्साइट है, ये आपका सिडेराइट है, ये आपका एक स्मिथसोनाइट है आपका, है ना। तो इस तरह से आपके क्या होता है, एक पैटर्न पकड़ में आने लग जाता है। जैसे आपका मान लो कि सल्फाइड था 2-, तो इसके साथ में PbS जुड़ गया, हाँ, आपका ZnS जुड़ गया, FeS2 आ गया, ठीक है, CuFeS2 आ गया, चैल्कोपायराइट, Cu2S आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि एक पैटर्न देखने को मिल रहा है एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे। जब अपने मिनरल्स के केमिकल कंपोजिशन को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत हद तक केमिकल कंपोजिशन में एक फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिलता है कि या तो उसके एंड में सल्फाइड है, या सल्फेट है, या फॉस्फेट है, या कार्बोनेट है, या सिलिकेट्स है, या ऑक्साइड्स है। जैसे आप देखेंगे कि मान लो कि आपके पास में आया FeO, Fe2O3, Fe3O4, राइट। फिर आप देखेंगे कि आपके पास में Al2O3 है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। किसके बेसिस पे, ऑक्साइड के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको बेसिक सा समझ में आना चाहिए, आप कर लोगे मेरे ख्याल से आराम से, आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी कि एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की जरूरत पड़ेगी, वो ये है कि जैसे भी अपन ने बोल दिया कि ये फॉस्फेट है, ये है, ये है, ये है, तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो अपन ने यहाँ पे बोला है, ठीक है, आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका फॉस्टेराइट है, ये आपका फाइलाइट है, ये आपका ओलिविन है, ये आपका एस्टेटाइट है, ये आपका फेरोसिलाइट है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये इतने नाम कैसे याद होंगे, ये क्या क्या है। तो देखो, जब अपन मिनरल फैमिलीज पढ़ेंगे ना तो ये वापस सारे के सारे रिपीट होंगे, ये पूरी मिनरलोजी में रिपीट होते रहेंगे, इग्निस में रिपीट होते रहेंगे। तो आपको ये नाम जो है वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इसको लेकर के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सारे के सारे नए नाम आ रहे हैं, ये कैसे याद होंगे। ठीक है,
तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कोर्स जो है प्रोसीड करेगा वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, इसको लेकर के आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन अपना कंसर्न है वो है चीज़ों को समझना। यहाँ पे आप देखो कि आप यहाँ देखेंगे कि ये आपका कैल्साइट है ना, ये मैग्नेसाइट है, ये आपका डोलोमाइट है, ये आपका सिडेराइट है। आप देखेंगे कि सबके अंदर क्या है, एक कॉमन पैटर्न है CO3 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 CO3। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक कॉमन पैटर्न है, सल्फेट 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 सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो है ये आपके पास में क्या है, जिप्सम, ये जो है ये आपके क्या पास में है, एनहाइड्राइट, ये जो है ये आपके पास में क्या है, बेराइट, और ये जो है ये आपके पास में क्या है, इप्सोमाइट। इप्सोमाइट जो है, देखो आप जब सेडिमेंटोलॉजी पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि जो आपके मॉडर्न सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट्स है उसके अंदर आपको इसके डोलोमाइट के डिपॉजिट्स नहीं मिलते हैं। डोलोमाइटाइजेशन वाले इन्वायरमेंट आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको समझने के लिए ये इप्सोमाइट बहुत हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, और वो कैसे करेगा उसको अपन सेडिमेंटोलॉजी में ही पढ़ेंगे तो वो बेटर रहेगा। यहाँ पे आप देखो ये जिप्सम है, ये आपका एनहाइड्राइट है। तो कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक इवेपोराइट सीक्वेंस की बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि हैलाइट जो है वो आपका इवेपोराइट सीक्वेंस से बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये जिप्सम और ये आपका एनहाइड्राइट जो है ये भी आपके इवेपोराइट सीक्वेंस से बनता है। मैंने बोला था कि बुलसाई पैटर्न और आपके टीयर ड्रॉप पैटर्न पढ़ेंगे डिपेंडिंग कि आपका बेसिन जो है वो सेमी क्लोज्ड है या फुल्ली क्लोज्ड है। तो उसके बेसिस पे आपका हैलाइट कहाँ पे बनेगा, जिप्सम कहाँ पे बनेगा, आपका जो सिल्वाइट है वो कहाँ पे मिलेगा, आपका जो कैल्साइट है, इवन कैल्साइट जो है वो आपका कहाँ पे बनेगा, उन सब चीज़ों को अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो, जैसे ये बेराइट है तो बेराइट सल्फेट मिनरल है एक आपका, और यहाँ पे बेराइट आप देखेंगे कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। इसका रीजन क्या है उसको भी अपन एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, बट राइट नाउ आपको सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे मिनरल्स को क्लासीफाई करने का तरीका समझना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे देखेंगे ये आपके पास में ये एंग्लेसाइट है PbSO4। फिर आप ऑक्साइड्स में देखेंगे ये Al2O3 है कोरेंडम, ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं, ये सिलिकेट है ना, ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है। फिर आप देखेंगे कि जो आपके सल्फाइड्स हैं, तो सल्फाइड्स में आप देखेंगे ये चेल्कोपायराइट है, ये पायराइट है, ये आपका गैलेना है, ये स्फेलराइट है, ये सिल्वर सल्फाइड है, ये आर्सेनो सल्फाइड है। तो अब ये आप देखेंगे कि सल्फाइड्स के बेसिस पे भी है, सल्फेट्स के बेसिस पे भी है, फॉस्फेट्स के बेसिस पे भी है, सिलिकेट के बेसिस पे भी है, ऑक्साइड्स के बेसिस पे भी है, नेटिव फॉर्म में भी मिलते हैं। सबके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, मिनरल्स को क्लासिफाई कर देते हैं। अब सबका बेसिस का मीनिंग क्या है, हमारे पास में एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है। एक डेफिनेटिव पैटर्न देखने को मिलता है जिसके बेसिस पे अपन मिनरल्स की ग्रुपिंग बहुत आसानी से कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड टू क्लासीफाई द मिनरल्स इनटू डिफरेंट मिनरल ग्रुप्स, तो आप बोलेंगे कि एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। और वाई वी आर नॉट रिलाइंग ऑन द क्रिस्टल मॉर्फोलॉजी or the occurrence of minerals in different kind of igneous or metamorphic or sedimentary rocks in order to classify them into well defined mineral groups, तो आप बोलेंगे कि सिंपली जो प्रॉब्लम है उसके साथ में एसोसिएटेड है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब आप समझना चालू कर देंगे तो सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपका जो इंटरेस्ट है वो बिल्डअप होगा, और उसके बेसिस पे क्या होगा, आप धीरे धीरे उसमें अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे अपन ने क्या किया, मिनरल्स को क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, अब भाई अपन समझना चाहते हैं कि यहाँ पे अपन जो अलग अलग तरह के, अब आपके जो सिलेबस है उसमें भी लिखा हुआ है हैलाइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं जो कॉमन है। ठीक है, तो अब अपन ने ये एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया। अब अपन करना चाहते हैं सिलिकेट स्ट्रक्चर को कवर। सिलिकेट स्ट्रक्चर्स को कवर क्यों करना है उसका भी मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये आप मेरे ख्याल से लिख लेंगे आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। अगर दिक्कत परेशानी हो रही है तो मैं इसको वापस से जूम कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे आराम से इसको लिख लीजिए। यहाँ पे ये एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस लिखे हुए हैं अलग अलग। मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड ओवर कर देता हूँ। यहाँ पे ये वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें भी आप लिख सकते हैं। फिर आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ। ये आपका चेल्कोपायराइट है, चेल्कोपायराइट। ये आपका सिंपली पायराइट है, ये गैलेना है, ये आपका स्फेलराइट है,
ठीक है, ये सिंपली आप नाम इनके लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब अपन सिलिकेट स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सिलिकेट स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी क्यों है, उसका सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब अपन ने क्रिस्टल रॉक्स के अंदर एलिमेंटल कंपोजिशंस की बात करी थी या एलिमेंटल अबंडेंस की बात करी थी, तब अपन ने बोला था कि ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में सिलिकॉन है, उसके बाद में एल्यूमिनियम और उसके बाद में आयरन आता है, ठीक है, और मैग्नीशियम सबसे लास्ट में था। तो जब अपन ऑक्सीजन और सिलिकॉन की अबंडेंस क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा बताते हैं, विच मीन्स ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव वैलेंसी है और सिलिकॉन के पास में पॉजिटिव वैलेंसी है ना, तो वो किसी न किसी तरीके से अपनी वैलेंसीज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, और जब न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे तो बॉन्डिंग बनाएंगे, और बॉन्डिंग बनाएंगे तो सिलिकेट स्ट्रक्चर बनेगी ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पे जनरली ये देखने को मिलता है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर क्या होता है आप जानते हैं ये अच्छे से ना। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जब बॉन्डिंग बनाएंगे तो एक सिलिकॉन को 4 ऑक्सीजन जो है वो सराउंड करेंगे इन ए टेट्राहेड्रल फॉर्म, ठीक है। टेट्राहेड्रल फॉर्म का मतलब क्या है कि ये सिलिकॉन हमारा सेंटर में होगा और यहाँ पे इसके चारों तरफ 4 ऑक्सीजन इसको सराउंड कर रहे होंगे, ठीक है। और आप जब आप देखेंगे कि एक सिलिकॉन के पास में जो वैलेंसी होती है वो +4 होती है और ऑक्सीजन के पास में जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, और जब एक सिलिकॉन को 4 ऑक्सीजन सराउंड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये ऑक्सीजन का एक माइनस, ये ऑक्सीजन का एक माइनस, ये ऑक्सीजन का एक माइनस और ये ऑक्सीजन का एक माइनस, ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा -4। नाउ पहले इसके पास में +4 वैलेंसी थी, नाउ इस पूरे के पूरे एनायनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 वैलेंसी है। नाउ वी हैव टू न्यूट्रलाइज दिस -4 वैलेंसी। अब ये जो -4 वैलेंसी है, अच्छा ये एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जरूरी है, आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, और उसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड रहती है, चेंज नहीं होती है आसानी से, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे ये जो -4 वैलेंसी क्रिएट हुई है, ये -4 वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, कौन न्यूट्रलाइज करेगा, या तो आपके मेटेलिक कैटाइंस हो, कोई Fe2+ आगे जुड़ गया, Mg2+ आगे जुड़ गया, Ca2+ आगे जुड़ गया, Al3+ आगे जुड़ गया, है ना, टाइटेनियम जुड़ गया, क्रोमियम जुड़ गया, फिर मैंगनीज जुड़ गया, सोडियम पोटेशियम जुड़ गए, है ना। इस तरह के एलिमेंट्स जिनके पास में पॉजिटिव वैलेंसी हो वो आकर के इसकी वैलेंसी को न्यूट्रलाइज करे, या सिंपली क्या करेगा, ये जो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिलिकेट टेट्राहेड्रा, ये जो है सिलिकेट स्ट्रक्चर जो इस तरह की बनी है, इस सिलिकेट स्ट्रक्चर को अपन बोलते क्या है, बेसिकली सिलिकेट टेट्राहेड्रा। क्या बोलते हैं, सिलिकेट टेट्राहेड्रा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर बनी है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको अपन क्या बोलते हैं, सिलिकेट टेट्राहेड्रा, ठीक है। अब सिलिकेट टेट्राहेड्रा की -4 वैलेंसी है, तो -4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को क्या चाहिए, या तो कैटाइंस चाहिए, या फिर क्या है कि ये सिलिकेट टेट्राहेड्रा आपस में अपने ऑक्सीजन को शेयर करना चालू कर दे। जब आपस में ऑक्सीजन शेयर करना चालू करेगा तो क्या होगा, आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो इंक्रीज होना चालू होगा, और उसकी वजह से उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बढ़नी चालू होगी। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि सिलिकेट टेट्राहेड्रा जो है वो अपने ऑक्सीजन जो है वो शेयर करते जा रहे हैं, उसकी वजह से उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एक ऑक्सीजन है इसको अगर अपन होल्ड करके पीछे की तरफ ले जाएं तो ये सिलिकेट स्ट्रक्चर काफ़ी आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस फॉर्म में। किस फॉर्म में जी, इस फॉर्म में आप देख रहे होंगे कि जब हमारे पास में ये सिलिकेट, यहाँ पे सेंटर में सिलिकॉन है और इसके 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो ऑक्सीजन था इसको पकड़ के अपन क्या करें, पीछे लेके चले गए, ठीक है। तो पीछे लेके चले गए तो होगा क्या है कि सेंटर में हमारा सिलिकॉन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आया, यहाँ पे वो दूसरा ऑक्सीजन आया, यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन आया, और चौथा जो ऑक्सीजन है वो सिलिकॉन के पीछे है, तो आपका ये सिलिकेट टेट्राहेड्रा की स्ट्रक्चर आ जाएगी। अब सिलिकेट टेट्राहेड्रा की स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, और इसके पास में क्या है, -4 वैलेंसी है। तो -4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो, आपके मेटेलिक कैटायंस इससे जुड़ते चले जाएं, ठीक है। बहुत सारे टेट्राहेड्रा होंगे, बहुत सारे मेटेलिक कैटायंस होंगे, और वो क्या करेंगे, इसकी जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये स्टेबल हो जाएगा और मिनरल कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं है। अब मान लो कि ये तो तब हो रहा है कि ये सिलिकेट टेट्राहेड्रा जो है वो अपना कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं कर रहा है किसी के साथ में भी, तो इस तरह की एक सिलिकेट स्ट्रक्चर होगी। जब ये सिलिकेट टेट्राहेड्रा अपने ऑक्सीजन शेयर करने चालू करेगा एडजेसेंट सिलिकेट टेट्राहेड्रा के साथ में, तब इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने चालू होगी, और वैसे ही इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है स्ट्रक्चर की वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगी,
और जनरली जितने भी सिलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं, अब आपको बेसिक्स पता है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, एक सिलिकॉन को 4 ऑक्सीजन सराउंड कर रहे हैं, उसकी वजह से एक सिलिकेट टेट्राहेड्रा बन रहा है। वो सिलिकेट टेट्राहेड्रा वो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी सिलिकेट स्ट्रक्चर की, ये फंडामेंटल यूनिट भी है सिलिकेट स्ट्रक्चर की SiO4-, और इसकी 4- की वैलेंसी जो है वो दो तरह से सेटिस्फाई हो सकती है, या तो मेटेलिक कैटायंस उसके ऊपर आगे ऐड हो जाए, या फिर ये अपने ऑक्सीजन खुद शेयर करना चालू कर दे। ठीक है, तो खुद ऑक्सीजन शेयर करेगा तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा, उससे किस तरह की सिलिकेट स्ट्रक्चर बनेगी, क्या उसका एक जनरल सिलिकेट फॉर्मूला आएगा, क्या उसकी स्ट्रक्चर होगी, क्या उसके अंदर सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो होगा, कितने वो ऑक्सीजन शेयर करेगा, कितने वो ऑक्सीजन शेयर नहीं करेगा, ऑक्सीजन शेयर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन शेयर नहीं कर रहा उसको क्या बोलेंगे, और उसके बेसिस पे किस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, नाउ आप थोड़ा सा अटेंशन जो है वो ज़्यादा दीजिएगा अभी, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आपके एग्जाम में मान के चलो कि बड़ा क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, तो इसको अपन एक टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं ब्रीजिंग ऑक्सीजन और नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन की। ब्रीजिंग ऑक्सीजन और नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन में बेसिकली होता क्या है, ब्रिज बात कर रहे हैं। ब्रिज क्या होता है, एक लोकेशन को दूसरी लोकेशन से जोड़ता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि ब्रिजिंग ऑक्सीजन जो है एक सिलिकेट टेट्राहेड्रा को दूसरे सिलिकेट टेट्राहेड्रा से बाइंड करता है, बस इतना सा इसका काम है। ठीक है, अब नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन वो हो जाएंगे जो इस एडिशन में काम नहीं कर रहे हैं, इस जो जोड़ने तोड़ने का काम हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक सिलिकेट स्ट्रक्चर के अंदर कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, कितने नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, ये कब आप बता सकते हो, जब आपके सामने सिलिकेट स्ट्रक्चर हो, आपको गिवन हो सिलिकेट स्ट्रक्चर। मान लो कि आपको ये स्ट्रक्चर दी हुई हो। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे ये ही सिलिकेट स्ट्रक्चर दी हुई हो आपको। ठीक है कि साहब ये आपका सिलिकेट है, सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। आप देखेंगे कि ये सिलिकेट टेट्राहेड्रा जो है इसको आप क्या बोलते हैं, सिलिकेट टेट्राहेड्रा। आप देखेंगे कि ये सिलिकेट टेट्राहेड्रा जो है वो किसी भी तरीके से अपना कोई भी ऑक्सीजन जो है वो शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब कोई भी ऑक्सीजन ये शेयर नहीं कर रहा है तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि ब्रिजिंग ऑक्सीजन जो है वो कितना है, इसके लिए 0 है। ठीक है, और नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने हैं, आप बोलोगे कि एक सिलिकॉन के पास में 4 ऑक्सीजन है और कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं कर रहा है, तो नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन जो है वो ऑब्वियस सी बात है कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और वो अपन देख के बता भी सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे मान लो कि आपसे ये बोला जाए कि आपको ये स्ट्रक्चर दी हुई है, सिंपल सी एक स्ट्रक्चर दी हुई है, इसके अंदर ये सिलिकेट टेट्रा है, ये सिलिकेट टेट्राहेड्रा, और ये आपकी इनफाइनाइट चेन है। ठीक है, मतलब ये चलती जाएगी ऐसे, और आपको बोला जाए कि यहाँ पे ये आपके सिलिकेट टेट्राहेड्रा है, और इसमें आपको बोल दिया जाए कि भाई आपको जो है वो नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन और ब्रिजिंग ऑक्सीजन का रेशियो बताना है, इस सिलिकेट स्ट्रक्चर में कितना होगा। अब देखो यहाँ पे कोई सिलिकेट टेट्राहेड्रा है नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो था। ठीक है, ऑक्सीजन तो था। अब जब ऑक्सीजन था तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये हमारा सिलिकेट है, सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, ये आ गया। अब ये इनफाइनाइट चेन है, इनफाइनाइट चेन जब होगी तो उसके जो एंड मेंबर्स होंगे वो कितना ऑक्सीजन शेयर कर रहे होंगे, हाफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है वो कितना शेयर हो रहा है, हाफ, और ये ऑक्सीजन जो है वो कितना शेयर हो रहा है, हाफ। ठीक है, और आपको बोला जाए कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन टू द ब्रिजिंग ऑक्सीजन। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, आप सिंपली काउंट करोगे। नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास में, 10। फिर आप देखो कि ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने हैं, आप काउंट कर लो। ये एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, ये भी है। तो 1 2 3 4 4 एंड हाफ 5। टोटल आपके पास में ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने आ गए, 5। तो रेशियो जब लेंगे तो कितना आएगा, 2। तो इस तरह की सिलिकेट स्ट्रक्चर आपको देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द ब्रिजिंग ऑक्सीजन नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन टू दी। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये आसान लगे देखने में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मान लो कि यही क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया होता कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन टू दी नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन, तब यही आंसर जो है वो आपके कितना हो जाता, 0.5 हो जाता है। ठीक है,
तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से वॉच आउट करनी है और उसके अकॉर्डेंस में आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है लाडले। अब यहाँ पे आप देखो कि ये आपको सिंपली एक स्ट्रक्चर दी हुई है और इसमें आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। ये न्यूमेरिकल जो है वो गेट नेट जीएसआई जैम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में बड़े रेयर होते हैं, कभी पूछे नहीं गए हैं, बट स्टिल आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रक्चर से इस तरह के क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक बड़ा क्वेश्चन दे दे, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स दे दे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका क्वेश्चन दे दिया पार्ट 1 2 3 4 4 पार्ट दे दिए और 2 नंबर के आपको दे दिए, आप 2.5 नंबर का आपको दे दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, जो भी है जैसा भी वो पार्टीशन करना चाहे नंबर्स का, बट वो आपसे पूछा जा सकता है। ये किस तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप खास ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जब ब्रीजिंग ऑक्सीजन और नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन का रेशियो पूछा गया है तो आपसे 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं ब्रीजिंग और नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन के। या तो आपसे पूछेगा रेशियो ऑफ ब्रीजिंग ऑक्सीजन टू दी नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन, या फिर पूछेगा आपसे रेशियो ऑफ ब्रीजिंग ऑक्सीजन टू दी ब्रीजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर पूछेगा नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन टू दी ब्रीजिंग ऑक्सीजन और ब्रीजिंग ऑक्सीजन टू दी नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन। ये 4 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब आपको सिलिकेट स्ट्रक्चर नहीं दी हुई हो, सिलिकेट स्ट्रक्चर आपको इस तरह से नहीं दी हुई हो एग्जाम में और आपसे पूछ रहा हो कि कौन से सिलिकेट स्ट्रक्चर्स के अंदर जो ब्रीजिंग ऑक्सीजन और नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन का रेशियो है वो 0 होता है, या कौन सी सिलिकेट स्ट्रक्चर के अंदर ब्रीजिंग ऑक्सीजन और ब्रीजिंग ऑक्सीजन का रेशियो इनफाइनाइट होता है, कौन सी सिलिकेट स्ट्रक्चर के अंदर ब्रीजिंग ऑक्सीजन और नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन का रेशियो है वो इनफाइनाइट होता है, तो नॉन डिफाइनेबल होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो जनरली फ्रेम किए जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बड़े फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपसे भी ये क्वेश्चन क्या पता पूछ ले, तो अपन इसको यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, अभी सारी सिलिकेट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन क्या करेंगे एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में आपके किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। अगर नहीं आए हुए हैं तो बड़ी संभावना बनती है, बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। और अगर आ गया है तो क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, एग्जैक्ट लैंग्वेज के साथ में क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अच्छा कंटेंट आपके पास होगा तो रिपीटेड क्वेश्चंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ सिलिकेट स्ट्रक्चर क्या क्या है और कौन से सिलिकेट स्ट्रक्चर के, जब सिलिकेट स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपको क्या बेसिक पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ताकि आपको आसानी रहे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अच्छे से रिवाइज करते रहिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो जो आपका पर्सनलाइज्ड चैट बॉक्स है उसके अंदर आप मैसेज कर सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। कंसर्न टीम जो है वो आपको कांटेक्ट करेगी और आपके डाउट्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।